नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शीर्ष अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर सीएमए इंटर का कंपनी लॉ 40% वेटेज का बहुत डिफिकल्ट जाता है। अब इन बच्चों ने बहुत सारे मुझे मैसेज किए, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीएमए इंटर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि मैं आपका 40% सिलेबस यूट्यूब पे पूरा कवर करने वाला हूँ। और ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड डेली बेसिस पे यूट्यूब पे इसके वीडियोज़ अपलोड होंगे। एंड सेकेंड चीज़, एक, मैं सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल से पढ़ाऊँगा। और ये 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे आप पूरे पास भी हो सकते हो। सीएमबी इंटरव्यू में अगर पास होना है तो भाई साहब कंपनी का तो पहले करना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज आपको पता है कि मैं खुद एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। एंड मुझे कंपनी लॉ में या बाकी भी लॉ में हमेशा एग्जामिशन रहा है, 77 मार्क्स रहे। इसलिए सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहता हूँ। प्लस में MBA BBA लॉ सेट, मेरे पास बहुत सारी एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये जो बैच होगा अपना, इसमें बाकी पूरा सिलेबस 100% कवर करने की कोशिश करूँगा, बट इसमें कंपनी का फर्स्ट मैं लूँगा। क्योंकि अभी मेरा CMA फाउंडेशन का बैच भी है, CMA इंटर का भी ऑलरेडी एक बैच चालू हो गया है। तो ये अभी मैं इसलिए टाइम निकालूंगा तो आपको CMA इंटर ऑनलाइन में ये बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सबके लिए, जितना मुझे पॉसिबल हो सकता है। इस बैच में खासियत ये है कि मैं आपको एक चार्ट बुक भी दूंगा। मेरा बहुत खासियत है, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं उसके 2 नोट्स बनाता हूँ। एक मॉड्यूल से पढ़ाऊँगा, दूसरा ऐसा आपको बहुत सारे चार्ट बुक मिलेंगे। तो चार्ट बुक में बेनिफिट क्या होता है, इसमें पूरे चार्ट्स डायग्राम्स, और एग्जाम के पहले 100 पेजेस में बना देता हूँ। तो एग्जाम के पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इसमें हिंदी एग्जाम्पल्स फोटो सब कुछ मिल जाएगा आपको। कंपनी लॉ के भी बन चुका है। तो अभी आज स्टार्ट करेंगे पार्ट सी, जो कॉर्पोरेट लॉस इसका हेडिंग है। ये अराउंड आपको 40% वेटेज है। कितना परसेंट वेटेज है बच्चों? 40%। और बहुत सारे CMA के बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि सर CMA बहुत दिक्कत आती है लॉ में। पता नहीं इतनी दिक्कत में, इतना इजी बताऊंगा ना आपको, इतना बेसिक बताऊंगा, विथ सेक्शन विक्शन सब याद करके दूंगा। और एग्जाम में कैसी भी क्वेश्चन आ दीजिए, आड़े आने दीजिए, टेढ़े आने दीजिए, भाई साहब अभी नाद ही नहीं करने का, मतलब टेंशन ही नहीं लेने का जब तक हम पर हैं। तो कंपनीज एक्ट अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज एक्ट में क्या क्या है टॉपिक पहले जान लीजिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ना पूरा पढ़ लेते कंपनी लॉ, ऐसा वैसा नहीं। जहाँ पे कंडीशन से, जहाँ पे केस लॉ है, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वही याद करने का। सबका सब कंपनी का क्या याद नहीं करने का। आप कोई भगवान नहीं हो कि आपको सभी आना चाहिए भाई साहब। ये एग्जाम कोई आपको टेस्ट करने के लिए नहीं है कि आप कैसे PhD करना चाहते हो लॉ में। वी आर नॉट हियर टू डू PhD इन लॉ। अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना, ये सबके दिमाग में आपको फिक्स करना पड़ेगा पहले बच्चों। पहले दिमाग से निकाल देना कि भाई साहब मुझे तो सब आना चाहिए। नहीं भाई साहब, स्मार्ट स्टडी कीजिए ना। आज जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप बाकी जितने क्लास के बच्चे उनको पूछ लेना ये सेम क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये सेशन होने के बाद। फिर मुझे बताना आप कितने आगे उन बच्चों से। तो ये चैप्टर में अपन बेसिक पढ़ने वाले। ये टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, फिर डायरेक्टर्स, देन ऑपरेशन एंड फाइनेंस कंट्रोल, देन इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, एंड KMP क्या होता है ये अपन पढ़ने वाले। क्योंकि KMP में भी CS आता है, मतलब की मैनेजर पर्सन। चलिए शुरुआत करेंगे कंपनीज एक्ट से बच्चों। मॉड्यूल से मैं स्टार्ट करूँगा। नोट्स में आपको दिखाऊंगा लास्ट में, जब अपना लास्ट का जब आ जाएगा टॉपिक तो उसमें मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा कि मेरे पास कौन से नोट्स है इसके लिए। छोटी सी चार्ट बुक मैंने बनाई है। तो कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है कंपनीज एक्ट के बारे में, इसका मीनिंग क्या है। तो मैं अगर सिंपल बात कहूँ, इंट्रोडक्शन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कितने चैप्टर्स कितने सेक्शन है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ यहाँ पे बच्चों, कि जो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी होगी, या ऐसी कंपनी जो 2013 के अंडर बनी होगी कंपनीज एक्ट के अंडर, ये दोनों के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है एंड दोनों कंपनी मानी जाएगी। तो कंपनी का मतलब क्या, तो बच्चों COM। अब देखिए मैं बहुत सिंपल शॉर्टकट में बताता हूँ। कंपनी का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यों लोग कंपनी बनाते हैं। COM का मतलब होता है, कम का मतलब टूगेदर, लोग साथ में आना चाहते हैं। सर लोग साथ में क्यों आना चाहते हैं, PNY। पनी का मतलब क्या होता है बच्चों, पनी का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब बटर, या आप बटर कह सकते हैं। लोग साथ में आते हैं, क्यों साथ में आते हैं सर, प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं। तो उसे अपन कंपनी कहेंगे। और ऐसी कंपनी जो किसके अंडर रजिस्टर होगी, 1956 के अंडर रजिस्टर होगी, या तो आपका कंपनीज एक्ट अभी जो नया आ चुका है वो 2013 के अंडर होगी। तो आपको ये कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी नया जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, वो अभी अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, मैं इस सेक्शन के साथ आपको सब कुछ याद करके दूंगा। तो देखिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट क्या लिखा है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब 2013, और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1956 एक्ट का पहले। तो इसे अपन कहेंगे कंपनी कहेंगे। इतना सिंपल डेफिनेशन, तो ये कोई मतलब इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं बात करूँगा इसके फीचर्स की।
अब फीचर्स में क्या बच्चों, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, कंपनी एंड इंसान में एक ही डिफरेंस है, याद रखना। कंपनी एंड अपन जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें एक ही डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ध्यान सुनना। आपको पता है कंपनी जो होती है बेसिकली बच्चों, कंपनी आपकी आर्टिफिशियल होती है। कंपनी क्या होती है बच्चों, आपकी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। और जो आपकी और जो आपको ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब अपन जैसे लोग होते हैं, वो नेचुरल पर्सन होते हैं। नेचुरल मतलब भाई साहब जी मार्केट में आप देखिए, मैं भी नेचुरल, आप भी नेचुरल हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। घर घर वाले पागल के तो अलग बात है, तो उनको अपन प्रूफ करके दिखाएंगे कि बस ये में पास होने दीजिए, इंटर मेरा। आपका मतलब मेरा नहीं, वही आपका मतलब मेरा ही है, वो टास्क है। तो कंपनी का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन एंड ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है नेचुरल। अब दोनों के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ बच्चों, इनमें एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल बता दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडियन, मतलब कोई भी इंडिया का कोई पर्सन होगा, उसके पास सिटीजनशिप होती है। क्या होती है बच्चों, सिटीजनशिप होती है। सिटीजनशिप मतलब मैं इंडियन भी हूँ, फॉरेनर भी, आप ये डिसाइड कर लेते हो। तो वैसे कंपनी का भी डिसाइड किया जाएगा, कंपनी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। फिर सेकंड अपन क्या बोल सकते हैं, सर सर मेरे नाम पे तो खुद का बैंक अकाउंट भी है। तो भाई साहब बैंक, आपका बैंक अकाउंट है तो कंपनी का भी बैंक अकाउंट हो सकता है। सर मैं तो खुद साइन भी कर सकता हूँ, तो कंपनी भी साइन कर सकती है भाई साहब। सर कंपनी कैसे साइन कर सकती है, तो कंपनी की बात साइन करने के लिए क्या होता है बच्चों, आजकल कॉमन सील होता है। कॉमन सील मतलब थप्पा लगाना। तो भाई साहब कंपनी भी साइन कर सकती है, क्या डिफरेंस है बताइए। और कॉमन सील आज के केस में कंपलसरी नहीं है, एमसीक्यू आता है डायरेक्ट। आज की केस की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन सील इज नॉट कंपलसरी, मतलब थप्पा होना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये कहाँ पे लिखा है बच्चों, ये लिखा है आपके कंपनीज, एक अमेंडमेंट हुआ था, कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2015 के अंडर लिखा है। कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2015 के अंडर लिखा है कि कॉमन सेल इज नॉट कंपलसरी फॉर द कंपनीज। ये ऑप्शनल हो चुका है। ये क्या हो चुका है बच्चों, ऑप्शनल हो चुका है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके पास आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर होने चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए बच्चों, सिर्फ 2 डायरेक्टर होने चाहिए। सर अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वो देखिए थप्पा है तो वो थप्पा लगा दीजिए स्टैम्प पेपर, या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर थप्पा लगा दीजिए, कॉमन सील कहते हैं उसे, वो लगा दीजिए किसी भी पेपर पे। अगर वो नहीं आपके पास, टेंशन मत लीजिए, फिर 2 डायरेक्टर का साइन लीजिए कंपनी के। बट अगर आपके पास 2 डायरेक्टर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, 1 डायरेक्टर एंड 1 CS, एक डायरेक्टर ने एक CS का साइन लीजिए, वो भी सफिशियंट है। तो एग्जाम में डायरेक्ट अगर MCQ आया कि कॉमन सेल इज कंपलसरी फॉर द कंपनीज, तो नो इट इज ऑप्शनल एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2015 के अंडर लिखा है कि ये आपके लिए ऑप्शनल है। इफ यू आर 2 डायरेक्टर्स, अगर 2 डायरेक्टर्स भी नहीं है तो एक डायरेक्टर एक CS भी साइन कर सकता है, थप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कंपनी और इंसान के बीच में यही एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। बैंक अकाउंट हो सकता है, मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, वैसे कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, सब कुछ सेम है, बट एक ही डिफरेंस है, ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है। मतलब ये चलती रहेगी, इसे कहेंगे परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब भाई साहब इसका, अगर इसको खत्म करना है कंपनी को, तो कंपनीज के हिसाब से ही खत्म करना पड़ेगा, मतलब लॉ के हिसाब से ही खत्म करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो सबसे पहले फर्स्ट फीचर क्या बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये इंसानों से अलग है। मतलब कल जाके आप कहते हो ना रिलायंस कंपनी, अरे मुकेश अंबानी की कंपनी, भाई साहब रिलायंस कंपनी ये मुकेश अंबानी की कंपनी थोड़ी है। ये आप गलत हो, आप प्रोफेशनल हो, आप CA में बनने वाले हो, तो ये मत बोलना कि रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी की है। ये कभी मत बोलना बीइंग एन CMA स्टूडेंट, क्योंकि भाई साहब रिलायंस कंपनी किसकी नहीं है, वो खुद की है, खुद के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वो शेयर होल्डर होते हैं ना, अपन कहते हैं बचपन से कि शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ भाई साहब ओनर तो होते हैं, ओनर तो होते हैं, बट उनके नाम पे कोई असेट नहीं होती है, उनके नाम पे बैंक, कंपनी का बैंक अकाउंट नहीं होता है। ये दोनों अलग है। वो सिर्फ मैनेज करने के लिए ओनर होते हैं, उसमें से प्रॉफिट लेते हैं, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है। तो कहीं जाके आप समझिए, अगर आप रिलायंस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने गए और उसमें कुछ लिक्विड में कुछ भी ऐसा निकला कंटेंट जो आपके अगेंस्ट है, तो वैसे केस में आप केस किसके ऊपर करोगे, रिलायंस कंपनी या मुकेश अंबानी के ऊपर? रिलायंस कंपनी भाई साहब, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन, इट इज अ सेपरेट रीयल एंटिटी, इसका खुद का एग्जिस्टेंस है। समझा आप लोग? सेकेंड, इसकी जो लायबिलिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। लायबिलिटी क्या होगी बच्चों,
लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब क्या होता है सर? लिमिटेड का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टाटा कंपनी का शेयर परचेस किया 10 रुपये का, मैंने उसके ऊपर 5 रुपये पे किए, अभी तक 5 रुपये देना बाकी है। तो भाई साहब अगर आपने टाटा कंपनी का 10 रुपये का शेयर्स परचेस किया जिसके 5 रुपये पे किए एंड 5 रुपये आपका अभी भी पेंडिंग है, तो कल जाके टाटा कंपनी को लॉस हो गया 10 रुपये का, तो वो टाटा कंपनी आपसे कितना पैसा मांग सकती है? सिर्फ 5 रुपये। जितने आपने शेयर्स लिए उतनी आपकी लायबिलिटी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको घर बेर सब गाड़ी बड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। आपने बचपन में पढ़ा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक तगाजा एक तो रानी, दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो उसमें घर का असेट भी बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। वह यहाँ पे वैसा नहीं भाई साहब। कंपनी का मतलब एक सेपरेट लैब, एक सेपरेट एंटिटी, एंड उसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। तो आप कंपनी का अगर ओनर है, शेयर होल्डर है, तो टेंशन मत लीजिए, आपकी लायबिलिटी बहुत लिमिटेड है। जितने आपके शेयर्स के अमाउंट पेंडिंग है उतना ही पे कीजिए, बस खत्म। भले कंपनी को कितना भी लॉस होना चाहिए। सर पैसा कहाँ से लाएगी फिर कंपनी? अगर वो कंपनी उसके एसेट बेच देगा ना, जिसके नाम पे एसेट है कंपनी के, वो बेच के पैसा लेके आएगा, अपने को क्या करने का। तीसरा क्या होता है बच्चों? परप्यूचुअल सक्सेशन। परप्यूचुअल सक्सेशन मतलब ये कंपनी चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी पहले धीरू भाई अंबानी की थी, फिर वो चले गए, अब मुकेश अंबानी है। भगवान ना को ऐसा हो, बट एक न दिन सबको जाना है, फिर उसके बाद आकाश अंबानी आएगा। तो इसका मतलब इंसान कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, कंपनी वैसे की वैसे रहती है। अगर कंपनी को बंद करना है तो उसको कंपनी लॉ के अंडर वाइंड अप करना पड़ता है। वाइंड अप मतलब बंद करना पड़ता है। इट हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता। सेपरेट प्रॉपर्टी खुद के अकाउंट पे मतलब खुद के नाम पे वो सेपरेट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है। कॉमन सेल मैंने बता दिया, तो कॉमन सेल मतलब थप्पा होता है। अब यहाँ पे देखिए यही आपको बताया जो मैंने अभी नीचे नोट्स लिखा कि नहीं, देखिए कितनी बड़ी लाइन दी है। इतना बड़ा लाइन पढ़ने से अच्छा ये मैंने कितना अच्छे से नोट्स बना के दिया आपको यहाँ पे। कॉमन सेल इज नॉट कंपल्सरी फॉर दोस कंपनी आज पर द कंपनीज अमेंडमेंट 2015। जब आपके अस्थरू डायरेक्टर होंगे तो उससे साइन कर लीजिए, थप्पा मत लगाइए। दो डायरेक्टर नहीं तो एक डायरेक्टर, एक सीएस भी चल जाएगा। कितना ईजी में बताया, यहाँ पे देखिए 3-4 लाइन एक्सप्लेन किया है, कितना ईजी मैंने करके दिया आपके लिए। बहुत ईजी है, सीएमए इंटर इज नॉट दैट डिफिकल्ट जो आप समझ रहे हो। इससे माइंड अप्रोच होना वैसा होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो ट्रांसफर कर सकती है कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है प्राइवेट, वो अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते भाई साहब। जो उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको ही वो शेयर्स बेच सकते हैं, क्योंकि उसका नाम है प्राइवेट कंपनी। मतलब एग्जांपल समझ लेना आप। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी टाटा कंपनी, अभी टाटा कंपनी एग्जांपल के लिए समझना, प्राइवेट कंपनी, तो टाटा कंपनी के मेरे पास एक शेयर है, तो मैं टाटा कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अब मुझे वो शेयर अगर बेचना है ना, तो मुझे वो किसी और शेयर होल्डर, जो टाटा का शेयर होल्डर ना, किसी और शेयर होल्डर को बेचना पड़ेगा। मैं बाहर मार्केट में नहीं बेच सकता, क्योंकि इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, हर कंपनी के दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है MOA, एक होता है AOA। जैसे अपना बचपन का बायो मतलब अपना बायोडाटा होता है, वैसे कंपनी का बायोडाटा होता है MOA एंड AOA। तो AOA में लिखा होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। जैसे अपने घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के होते हैं, वैसे कंपनी के AOA में होते हैं। तो उसमें अगर ऐसा लिखा है कि कंपनी अपने शेयर्स किसी और को बेच नहीं सकती, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है। तो इसका मतलब सर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कोई भी कंपनी फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है किसी और को, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। कैपेसिटी टू सू, वो किसी को केस भी कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है। भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं जाके कोई भी आपका गुड्स एंड सर्विस डिफेक्टिव निकला तो कंपनी के ऊपर आप डायरेक्ट केस कर सकते हो, या आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया, कंपनी आपके ऊपर डायरेक्ट केस कर सकता है। तो ये उसके फीचर्स थे। ये क्या था उसके बच्चों? फीचर्स थे। कितने ईजी मुझे बताया, एग्जाम में MCQ आता है 2 मार्क, बच्चे डर जाते हैं, सो समझ ही नहीं आता। कितना ईजी मैंने बताया। और क्वेश्चन कहाँ पे आता है ये भी मैं इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर देता हूँ, कॉमन सही पे। वो मैंने आपको नोट्स निकाल के दिया अभी के सेशन में। और यही सेम नोट्स देखोगे ना, मैं 4 बुक में दिखाता हूँ आपको। अगर 4 बुक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सेम 4 बुक मैंने बनाया। जस्ट 1 सेकेंड ना, किधर गया किधर गया किधर गया, सेम टू सेम 4 बुक मैंने बनाया। ये देखिए, ये भी कंपनीज ऐड का ही 4 बुक है, सेम पूरा कंपनीज ऐड का 4 बुक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब अपना ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा मॉड्यूल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर मॉड्यूल से भी एक बार पढ़ा लो। तो मैं आपको मॉड्यूल में बताऊंगा कितना टाइम लगता है, सेम टू सेम, बाकी कुछ नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों, दैट इज कॉर्पोरेट विल। अब कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं सिंपल वर्ड में जाऊँगा एकदम। आपने क्लास किए होंगे, नहीं किए होंगे, कुछ भी नहीं पता होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। सी इंटर 40 मार्क आपके हाथ में, और इसके बाद इमीडिएटली मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो MCQ हो। सिर्फ आप मेरे साथ रहना।
चाहे दुनिया इधर की हो जाए, आपके घर वाले आपके घर चले जाए, बट आप बता देना कि इस बार मैं सीए में इंटर पास होने वाला हूं, क्योंकि अक्षय सर आपके साथ है। तो देखिए बच्चों, क्या कहता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। विल का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल चीज बताऊंगा मैं, विल का मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब सर, जैसे अपन गाड़ी में जाते समय हेलमेट डालते कि एक्सीडेंट भी होगा तो अपन बच जाएंगे, तो वैसे ही जब कंपनी कोई काम करती है तो उसके अगेंस्ट जब केस करना है तो उसी के नाम पे होगा। तो वो कंपनी के पीछे कौन बैठा है? कंपनी के पीछे बैठे शेयर होल्डर। ये सुनो, अब मुझे बता, रिलायंस कंपनी कौन चलाता है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी भाई साहब सेफ है, क्यों? कहीं जाके कुछ भी लॉस हुआ, लॉस हो गया, कुछ भी डैमेज हो गया, तो केस किसके ऊपर होगा? रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी आगे खड़ा है, उसके पीछे मुकेश अंबानी बैठा है, क्योंकि जो भी होगा कंपनी के नाम पे होगा, वो सेफ है। इसे कहेंगे अपन कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल मतलब इट इज अ प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर फ्रॉम द आउटसाइड। कितना सिंपल मीनिंग बताया, क्या लिखा मैंने? इट इज अ प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर, और किससे इसको प्रोटेक्शन मिलेगा? टू द आउटसाइड। मतलब कल जाके अगर आउटसाइडर केस भी करना चाहता है ना, तो वो केस किसके ऊपर करेगा भाई साहब? तो वो कंपनी के ऊपर करेगा। कितना सिंपल वर्ड है, आप मुझे बताइए क्या डिफिकल्ट है? चलिए अभी बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। लिफ्ट करना मतलब जो प्रोटेक्शन है ना आपने दिया था शेयर होल्डर को, उसको हटा दीजिए। देखिए उसके पीछे कौन है? मुकेश अंबानी भाई साहब, पकड़िए उसे। ये कब होगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्शन आपने शेयर होल्डर को दिया था ना, कि भाई साहब आप तो सेफ हो, केस तो कंपनी के ऊपर होगा, बट ऐसा कभी कभी हो सकता है कि शेयर होल्डर अपने पावर का मिस यूटिलाइज करके कंपनी के अंडर रह के फ्रॉड कर सकता है, मिस यूज कर सकता है पावर का। तो ऐसे केसेस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, फिर केस किसके ऊपर होगा? शेयर होल्डर के ऊपर केस होगा। उसे कहा जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब पर्दा उठने वाला है। पर्दे के पीछे कौन बैठा है उसे देखिए, कौन ये कंपनी चलाता है देखिए, कौन इस कंपनी के पीछे डिसीजन पास कर रहा है, कौन इस कंपनी के पीछे मिस यूटिलाइज कर रहा है, कौन ये कंपनी के पावर को मिस यूटिलाइज कर रहा है, ये सब देखिए उसके पीछे। तो इसे कहेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। समझा गया कितना ईजी है? लिफ्ट करना मतलब क्या? प्रोटेक्शन को हटा देना, उसके पीछे देखना कौन है भाई साहब। तो इस केस का मतलब, जो ये जो बताया ना नीचे, इसका मतलब है इस केसेस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, केस होगा शेयर होल्डर के ऊपर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल। तो उसे कहेगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कितना इजी है। अब मुझे बता, अगर इस वर्ड को मैं हटा दूंगा लिफ्टिंग को, सिर्फ मैं इसको कहूंगा कॉर्पोरेट विल, इसे क्या बोलेंगे? इट इज अ प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर फ्रॉम द आउटसाइडर। तो सिर्फ अगर ये वर्ड दिखाई दिया कॉर्पोरेट विल, तो क्या कहोगे? कंपनी के ऊपर केस है, शेयर होल्डर के ऊपर केस नहीं होगा, वो सेफ है। बट ये कहेंगे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो प्रोटेक्शन हटाया जाएगा एंड पीछे जो बैठा है शेयर होल्डर उसके ऊपर केस हो जाएगा। इतना सिंपल है, बताइए है कि नहीं? कितना इजी। और आप डरते हो कि सर इतना लिफ्टिंग ऑफ क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मीनिंग क्या होता है? क्या टेंशन है क्या भाई साहब, जब अपन साथ में हैं। सर ये जो आपको इतना बड़ा पैसेज है ना, मैंने एक सिंपल वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया। अब सर ऐसे कौन से केसेस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, शेयर होल्डर के ऊपर केस होगा? तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, केस होगा कंपनी के शेयर होल्डर के ऊपर केस होगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से सिचुएशन हो सकते हैं। तो सबसे आगे फर्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब भाई साहब, कंपनी टैक्स को बचाना चाहती है, कंपनी टैक्स इवेजन करना चाहती है, और ऐसे गलत डिसीजन कौन पास कर रहा है कंपनी के पीछे बैठ के? देखिए एक बार, शेयर होल्डर है, पकड़िए उसको, केस कीजिए। क्यों भाई साहब, टैक्स क्यों बचाना चाहता है तू? क्यों टैक्स नहीं देगा तू? क्यों ये फेक सब कुछ टैक्स बताया तूने? क्यों ये एक्सपेंसेस फेक दिखा दिए? क्यों तूने ये कॉस्ट ज़्यादा दिखा दी? क्योंकि टैक्स बचाने के लिए। इसीलिए तूने कंपनी बनाई क्या? इसीलिए तू ओनर बन गया क्या, कंपनी का शेयर होल्डर बन गया? वो बोलेगा सर सेपरेट लीगल एंटिटी। शट, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं आएगा भाई साहब इस केस में। इस केस में तू ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि कंपनी का मिसयूटिलाइज ने किया है। तो कौन से केस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, शेयर होल्डर के केस में होगा? उसे कहा जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जब कंपनी टैक्स इवेजन करेगी, टैक्स को अवॉइड करेगी, तो उस केस में शेयर होल्डर को पकड़ा जाएगा।
सेकेंड सिचुएशन कौन सा बच्चों? सेकेंड सिचुएशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। एनिमी कैरेक्टर मतलब सर आपको एग्जांपल बताता हूँ, पाकिस्तान की कंपनी को इंडिया में काम करना अलाउड नहीं है। पाकिस्तान की कंपनी को इंडिया में काम करना अलाउड नहीं है, अच्छी बात है। तो पाकिस्तान इंडिया में कैसे आएगा, पता है? मैं आपको ऑप्शन बताऊँ। तो एक पाकिस्तान कंपनी थी ABC, एग्जाम्पल बताऊंगा। एक पाकिस्तान कंपनी थी ABC लिमिटेड। अब वो पाकिस्तान कंपनी इंडिया में तो नहीं आ सकती, तो वो इंडिया में कैसे आए पता है? उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल देखो, उन्होंने क्या किया, टाटा कंपनी का 51% शेयर्स परचेस किया। कितना परसेंट शेयर परचेस किया? 51%। इसका मतलब ABC कंपनी बन गई कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब जिसके पास मोर देन 50% शेयर्स होते हैं उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो होल्ड करती है, कंट्रोल करती है। एंड जिस कंपनी में आप शेयर्स होल्ड करते हो उसे अपन कौन सा कंपनी कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मतलब ये इनके अंडर काम करेगी। तो इसका मतलब ABC टाटा को कंट्रोल कर रहा है, टाटा के जो ट्रांजैक्शन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब आप देखिए, जब ये टाटा कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो इसका मतलब इंडिया में काम कौन कर रहा है? ABC लिमिटेड। क्योंकि ABC लिमिटेड तो उसको कंट्रोल किया, इसका मतलब टाटा की कंपनी काम किसके अंडर कर रही है? पाकिस्तान के अंडर। तो भाई साहब कई जगह केस होगा ना, तो चेक किया जाएगा कि इसके पीछे कौन है, इस कंपनी के पीछे। तो चेक किया गया तो उसके पीछे पता चला कि ABC कंपनी के शेयर होल्डर है वो पाकिस्तानी। अब देखिए ना, जब इसका मीटिंग होगा ना टाटा कंपनी का शेयर होल्डर का मीटिंग, तो इसके मीटिंग में 51% वाले लोग कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान से आएंगे, है कि नहीं? तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? इस केस में चेक किया जाएगा, डिटरमिन किया जाता है कि कैरेक्टर क्या है कंपनी का, टू डिटरमाइन द एनिमी, टू डिटरमिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई एनिमी तो नहीं है कंपनी के पीछे, कोई अपना दुश्मन तो नहीं जो कंपनी को चलाना चाहता है। वो भी चेक करने के लिए ये प्रोटेक्शन को उठाया जाता है एंड उसके पीछे देखा जाता है कि इसके पीछे कौन है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सर कोई फ्रॉड करना चाहता है तो फ्रॉड करने की अगर कोई कंपनी बनाता है भाई साहब, तो उस केस में कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा। तो कल जाके मुकेश अंबानी अगर रिलायंस पेट्रोल पंप में गांजा लेके जाएगा तो भाई साहब कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, मुकेश अंबानी के ऊपर केस होगा, क्योंकि फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब सर आपकी कंपनी ऐसा काम करती है जो लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कंपनी है जो गैम्बलिंग करती है, सट्टाबाजी करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उस केस में उस कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा। उसके पीछे जो शेयर होल्डर है जो डिसाइड करना चाहते हैं कि कंपनी की सट्टाबाजी करना चाहिए, उनके ऊपर केस होगा। समझा गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब यहां पर लिखा है कंपनी मियर शम और कोक। इसका मतलब क्या है कि कंपनी यूज की जा रही है सिर्फ फ्रॉड करने के लिए। मतलब कंपनी सिर्फ नाम दिया, कंपनी को सिर्फ फॉर्म किया, बट कंपनी के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए खड़ा कर दिया ताकि उसके अंडर पैसा आएगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए कंपनी बने। अपने बाकी कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है। कोई पैसा आता डालता है उस कंपनी में, कोई आके लेके जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया कंपनी का कि जहां पे फ्रॉड कर सकते हो। तो इट इज अ मेयर शम मतलब कोक मतलब इट इज अ प्लेटफॉर्म जो सिर्फ यूज किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। ये ऐसी कोई कंपनी जो एजेंट बन के काम कर रही है ऑफ शेयर होल्डर। मतलब आपने ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया शेयर होल्डर एंड कंपनी के बीच में कि जैसे कंपनी शेयर होल्डर जैसे बोलेंगे वैसे कंपनी काम करेगी। ऑब्वियस बात, वैसे ही काम करते हैं। तो कल जाके शेयर होल्डर कुछ भी बोलते जा रहे, कंपनी वैसे काम करते जा रही है। तो इस केस में आप क्या, शेयर होल्डर क्या सोचेंगे? अरे कुछ भी हो तो आपने क्या करने का, कंपनी के ऊपर केस होगा, ऐसे लोग सोचेंगे। तो कुछ भी काम करते जाएंगे इंडिया में। अगर ऐसा होता कि इंडिया में ऐसा होता कि केस सिर्फ कंपनी पे ऊपर होगा, तो उनका जो शेयर होल्डर होगा जिसके पास 50% शेयर्स होंगे, 51, वो तो हमेशा फ्री होगा, उसके ऊपर तो कोई एप्लीकेट ही नहीं होगा। इसलिए इन्होंने बोला कि जब ऐसे ऐसे केसेस होंगे तो डायरेक्ट केस किसके ऊपर होगा? शेयर होल्डर के ऊपर केस। एंड लास्ट क्या लिखा बच्चों? अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसके जो नीचे दिया ना केस लॉ, उसका एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में क्या हुआ, एक फैक्ट्री था। अब उस फैक्ट्री में क्या होता है, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज होते हैं उनको वेजेस देना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो फैक्ट्री ओनर इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये कंपनी नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री ओनर के ऊपर केस होता है। तो एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री का जो ओनर था उसके बहुत सारे पेमेंट पेंडिंग थे, वेजेस नहीं दिया था एम्प्लॉयज को, उसने फॉर एग्जाम्पल बोनस नहीं दिया था।
तो अभी इस सब ऑब्लिगेशन से भागना है, तो उसने क्या किया पता है, वो फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में। क्या दिमाग लगाया, देखिए फैक्ट्री कन्वर्ट कर दी कंपनी में, अब कंपनी बन गई ना आपकी फैक्ट्री। अब जो एम्प्लॉय थे वो केस किसके ऊपर करेंगे, पैसा नहीं मिला तो कंपनी के ऊपर। एंड जो ओनर वो क्या बोलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी भाई साहब। तो भाई साहब ये नहीं चलेगा, सेपरेट एंटिटी नहीं चलेगा भाई साहब, केस आप ही के ऊपर होगा, क्योंकि आपने फैक्ट्री को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया सर, बिकॉज टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। कुछ भला करना था, बोनस देना था, पैसा देना था लोगों का, वो नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपने कंपनी बनाई। और आपने कंपनी इसीलिए बनाई कि कंटेम ऑफ कोर्ट करने के लिए, कोर्ट का अपमान करने के लिए। कंटेम मतलब कोर्ट का अपमान, इसी आपने कंपनी बनाई। या कोर्ट को आपका जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ बच्चों, जितने भी सीए मैटर के स्टूडेंट ध्यान सुन लेना, कोई भी ये डाउट आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, जीवन भर याद रहेगा, गारंटी देगा मैं आपको। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुन लेना, कॉर्पोरेट विल। पहले मैं आपको एक सिंपल बेसिक बता दूँ, देखिए कोई भी कंपनी चलाने के लिए, कोई भी कंपनी चलाने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। क्या कहते हैं उसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होंगे ना कंपनी के डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट कौन करता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो कंपनी काम कैसे करती है, तो कंपनी काम ऐसे करती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनका मीटिंग लेता है, डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है पहले। तो जब डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है ना, तो उसे अपन कहेंगे बोर्ड मीटिंग। तो इसमें डायरेक्टर डिसीजन पास करते हैं कि आपने को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर शेयर होल्डर का एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग को अपन क्या कहेंगे, जनरल मीटिंग। फिर इसमें ये अप्रूव करते, पास करते। तो अगर आपने नॉर्मल डे टू डे बिजनेस किया, यानी ऐसा अगर प्रोसेस होता है कि कोई कंपनी ने नया बिजनेस किया, फिर बोर्ड मीटिंग होगा, फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर वो अप्रूव हो जाएगा, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिजनेस में कुछ भी अगर डैमेजेस होगा तो किसके ऊपर केस होगा, कंपनी के ऊपर केस होगा, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है। बट अगर ये शेयर होल्डर कंपनी के पीछे बैठ के कोई गलत गलत काम कर रहे, तो उस केस में जो कॉर्पोरेट विल का इनको बेनिफिट मिला था ना, शेयर होल्डर को जो प्रोटेक्शन मिला था, वो क्या किया जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा। उसे कहेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो केस किसके ऊपर होगा, डायरेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर केस होगा। समझा क्या आप लोगों को, चलिए अब बात करेंगे बच्चों, दैट इज नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई साहब। आ जाइए मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बता देता हूँ, एकदम सिंपल नोट्स बना के देता हूँ भाई साहब। दुनिया का कोई भी इंसान आपको ऐसे नोट्स नहीं बना के देगा, ईजी एंड सिंपल, एकदम ईजी वर्ड में। मुझे बताया कहीं जाके कॉर्पोरेट विल क्या होता है एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या आता है। ये एग्जाम अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आया, तो जिस लोगों ने ये सेशन देखा ना, मैं गारंटी देगा 2 लाइन तो पहले फिक्स होनी चाहिए। कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या, इट इज अ प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर फ्रॉम द आउटसाइड। खत्म, पहला लाइन अंडरलाइन के साथ। सेकेंड, in case of अगर शेयर होल्डर मिस यूटिलाइज देयर पावर, so in this case there is a one concept that is a lifting of corporate will. So in this case third party can file a case against the shareholder. So following are the example or following are the situations, in that situations where the third party can file a case against the shareholder, that is lifting of दीजिए फिर evidence of tax, evidence of welfare obligations, टू चेक द डिटर्मिनेशन द कैरेक्टर ऑफ द एनिमी, उसके पीछे कोई एनिमी तो नहीं है। दीजिए एग्जाम्पल, 7 मार्क का क्वेश्चन है, बताया कितना ईजी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे आगे फर्स्ट कंपनी देखेंगे बच्चों, कौन सी, ओपीसी देखेंगे। ओपीसी का मतलब क्या होता है, वन पर्सन कंपनी। क्या कहते हैं बच्चों इसे, वन पर्सन कंपनी कहेंगे। सर ये जो वन पर्सन कंपनी, इसके मैं बहुत सिंपल फीचर्स लिख के देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आने ज़्यादा टेढ़ा एमसीक्यू वेमसीक्यू कुछ भी आने दीजिए, और एग्जाम में 7 मार्क का भी क्वेश्चन आया ना ओपीसी का, क्योंकि ओपीसी नया कंसेप्ट है, ये पहले नहीं था, अभी भी आया है। तो इसके मैं 7-8 पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, ओपीसी कंपनी बेसिकली देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी ही होती है। कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि इनके इसमें एक ही शेयर होल्डर का। तो भाई साहब इस केस में कितने मेंबर्स होते हैं, ये कंपनी बनाने के लिए आपको कितने मेंबर चाहिए, एक मेंबर चाहिए, मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। सर ये कंपनी का जो मेंबर बनेगा, मतलब जो भी इसका ओनर बनेगा, मेंबर मतलब ओनर, वो कौन होना चाहिए बच्चों, वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। आप बोलेंगे सर इंडियन रेसिडेंट मतलब कौन, तो जो इंडिया में 120 डेज होना चाहिए।
आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इनकम टैक्स में तो 182 डेज लिखा है, तो 182 डेज फॉर अदर कंपनीज, क्योंकि छोटी सी कंपनी है, एक इंसान तो कंपनी की भाई साहब, एक ही इंसान तो चलाता है उसको, उसके लिए इतना क्यों आपको रिस्ट्रिक्शन करना है? तो 120 डेज डाल दीजिए। तो 120 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए, तो उस केस में वो कंपनी को बना सकता है ओपीसी को। और जो देखिए ये मेंबर को कंपलसरी उसके नॉमिनी को भी अपॉइंट करना है, मतलब कल जाके ये मर जाएगा तो कोई तो संभालने वाला होना चाहिए। तो ये जो नॉमिनी बनेगा उसको भी सेम कंडीशन होना चाहिए कि वो नॉमिनी भी इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, 120 डेज इंडिया में होना चाहिए। तो कल जाके कोई फॉरेनर है वो भी इसका ओनर बन सकता है, मेंबर बन सकता है। एग्जाम में एमसीक्यू आता है, कैन फॉरेनर बिकम ओपीसी, कैन फॉरेनर बिकम ओपीसी मेंबर? यस, इफ ही स्टेज इन इंडिया मोर देन 120 डेज बन सकता है भाई साहब। ये क्राइटेरिया सर्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका कौन सा बच्चों? ओपीसी होता है, 1 पर्सन कंपनी। कितना सिंपल है मुझे बताइए, क्या डिफिकल्टी इसमें? ये देखिए सब यहाँ पे दिया आपको ओपीसी के बारे में जो मैंने लिख के दिया है। तो ये आपको इतना सब कुछ दिया ना, ये मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट बात को, सेकंड कौन सा होता है बच्चों? दैट इज़ प्राइवेट कंपनी। अब इसके नाम में क्या लिखा है बच्चों? प्राइवेट कंपनी। अब देखिए प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूँ, इसमें मिनिमम 2 लोग होंगे। कितने मेंबर्स होंगे बच्चों? मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। एंड इसमें मैक्सिमम आपके 200 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। बट जब आप ये 200 काउंट करते हो ना, तो मेक श्योर दैट 2 पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ के शेयर्स इसमें काउंट नहीं करने। किसके शेयर्स नहीं काउंट करने? एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया, केस आया, कोई भी क्वेश्चन है जी डिस्क्रिप्टिव, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ऐसा केस हुआ या कोई भी सिचुएशन देंगे जिसमें 195 शेयर होल्डर है। कितने? 195 शेयर होल्डर है, एंड 10 शेयर्स जो है वो एम्प्लॉयज़ के पास है। ठीक है, 195 शेयर्स 195 लोगों के पास है, एंड 10 शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेदर इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और नॉट, ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको सिंपल चीज़ क्या कहता हूँ बच्चों, अगर आप इसकी टोटल करोगे तो ये 205 होगा, मतलब 205। तो ये 200 से एक्सीड कर रहा है। तो कोई भी कंपनी में, कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। अगर 200 से एक भी बढ़ा, 200 में से एक भी बढ़ गया, मतलब 201 भी हो गया, तो इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा उसको, कंपलसरी पब्लिक कंपनी बनाना पड़ेगा। ऐसा केस हो आता है। बट इस केस में ये फिर भी 195 है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ के शेयर्स काउंट नहीं होते। समझा गया आपको? तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी? 200। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? अगर आपके इसमें ज्वाइंट शेयर होल्डर है, ज्वाइंट शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 2 लोगों ने होल्ड किया है, एक्स एंड वाई। तो कंपनी क्या करती है पता है? कंपनी जनरली 2 लोग काउंट करती है इसको, 2, कि भाई भाई साहब 2 लोगों के पास शेयर्स है। बट जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ना, तो उस केस में ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता ध्यान से, मुझे आप लोग आंसर बना था कमेंट बॉक्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि एक कंपनी के पास 190 शेयर होल्डर है, ठीक है, 190 शेयर होल्डर है, एंड 10 शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास है, 10 शेयर्स एम्प्लॉयज़ के पास है, एंड उसके पास 20 शेयर्स ज्वाइंट शेयर होल्डर है, 20 शेयर्स ज्वाइंट शेयर होल्डर। अभी आप टोटल कैसे मांगोगे? आप बोलोगे सर ने बताया था एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं करना, चलो 190। अब ये ज्वाइंट शेयर होल्डर को आप सिंगल ट्रीट करना है, मतलब ये जो 20 है मतलब डिवाइड बाय 2, मतलब ये कितने? 10 है, क्योंकि ये ज्वाइंटली भी इसमें आ चुके हैं, डबल डबल नाम आ चुके हैं, तो अपने को सिंगल लेने का है। तो ये कितने हो जाएंगे? 10। तो 190 + 10 200। फिर भी ये प्राइवेट कंपनी, फिर भी ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। बताओ कितना ईजी है, समझे आपको? प्राइवेट कंपनी। एंड दूसरी चीज़, प्राइवेट कंपनी के एओ में, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो अपने शेयर्स सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो होता है प्राइवेट कंपनी, वो होता है प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के नाम में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड नाम आना चाहिए। क्या नाम आना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड नाम आना चाहिए। अब इस कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? इस कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 हो सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2 डायरेक्टर होने चाहिए इस कंपनी में। ठीक है, ये हो गया आपकी प्राइवेट कंपनी। अब आऊँगा नेक्स्ट, तीसरा आएगा पब्लिक कंपनी। तीसरा कौन सा आएगा बच्चों? पब्लिक कंपनी। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो इसमें आपको मिनिमम चाहिए 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स चाहिए बच्चों? मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। मैक्सिमम क्या है सर? मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि नाम है उसका पब्लिक कंपनी है। नाम ही क्या है? पब्लिक कंपनी है। सर इनके नाम में हमेशा सिर्फ इतना ही वर्ड आता है, लिमिटेड। जैसे एबीसी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी।
जिसकी कंपनी के नाम में लिमिटेड दिखा है, सीएमए इंटर में आने के बाद बावजूद बच्चों को नहीं पता चलता कि ये प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी। क्योंकि जब आपका सीएमए का एंट्री होगा ना, जब आप सीएमए पास हो गए, सीएमए जब आप सीएमए पास हो गए तो मैं आपको पता है जब इंटरव्यू होगा आपको तो बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब कि यार प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई साहब पब्लिक कंपनी का मतलब जिसके नाम में लिमिटेड वर्ड आता है वही पब्लिक कंपनी माना जाएगा, है कि नहीं। एंड जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड नाम दिखा है वो प्राइवेट कंपनी है। और ओपीसी के केस में ओपीसी नाम होता है, उन केस में ओपीसी आता है, कितना ईजी है। तो मिनिमम 7 मेंबर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। इनका जो नाम है उसके नाम में हमेशा लिमिटेड बढ़ाना चाहिए। प्लस इसका एक और खासियत बात क्या पता है आपको, इसकी और एक खासियत बात है कि इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3। मैं अभी फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगा। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए बच्चों, 3 मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक कंपनी। फोर्थ होता है बच्चों आपका सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 जिसको नहीं वेट, देखिए कैसे याद करने का। सेक्शन 8 जिसको नहीं वेट, वेट मतलब वैल्यू नहीं। इनको वैल्यू क्यों नहीं है कंपनी को, बिकॉज ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। ये जो कंपनी बनाई है किसके लिए बनाई है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। मतलब इनका कोई एजेंडा नहीं होता प्रॉफिट कमाने का, ये ऐसी कंपनी बनाते हैं, नो प्रॉफिट एजेंडा, एनजीओ कहते हैं। तो ये कंपनी पहचाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इनके नाम में कभी वो वर्ड नहीं आता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड नहीं आता है। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर, रीजन वाइज डायरेक्टर होते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रीजनल डायरेक्टर इनको एग्जम्पशन देता है कि आपके नाम में कोई भी वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी आने की जरूरत नहीं है, इनको एग्जम्पशन है। तो इसलिए इनके नाम कैसे होते हैं, टाटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, ये भी कंपनी है बट इनके नाम में वो वर्ड यूज करने के लिए इनको एग्जम्पशन है। समझा गया आप लोगों को। तो ये होता है सेक्शन 8 कंपनी। तो ये सेक्शन 8 कंपनी, इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एनजीओ। ये प्रॉफिट नहीं कमाते। अगर गलती से भी प्रॉफिट होगा, गलती से भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कभी भी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड नहीं दे सकते। वो प्रॉफिट वापस आपको चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज करना पड़ेगा। समझा आप लोगों को। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने आपको बताया था। तो ये 7 वाला पब्लिक कंपनी, उसके प्राइवेट कंपनी, देन 1 पर्सन कंपनी। समझा आपको। तो ये वो ओपीसी का मैंने यहाँ पे जितना भी बताया वो सब कुछ मैंने आपको ओपीसी का बता दिया। तो इतना मैंने इतना सिंपल आपके पॉइंट्स बना के दिए कि भाई साहब क्या है। अगर मैं 7 साल से पढ़ा हूँ ये कंपनी को, इतना ईजी दिया है। अभी आप बोलोगे सर आपको तो ईजी, आप 7 साल से पढ़ा हो, बट आप सीएस भी हो, आपके लिए भी ईजी है बच्चों। बताओ ना, ये पढ़ने का कोई भी एक पॉइंट भूल गए तो मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, जो कंपनी होती है ना ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ कंपनी जानना है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ये तीन तीन टाइप की कंपनी होती है वैसे। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, और ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, गारंटी के बेसिस पे एक कंपनी होती है। एंड तीसरा होता है अनलिमिटेड। तीसरा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। बच्चों शेयर्स के बेसिस पे कैसी कंपनी बन सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी शेयर कैपिटल रेज करना चाहता है मार्केट से। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये का शेयर परचेस किया एंड 5 रुपये पे किया, आपने 5 रुपये पेड कर दिया, तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी कितनी बची है, 5। तो इसे कहेंगे कि जो लायबिलिटी आपके शेयर्स के बेसिस पे है, जिसके अमाउंट अगर रिमेनिंग है तो वो अनपेड माना जाएगा, उतनी आपके ऊपर लायबिलिटी, उसे कहा जाएगा लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। ये भी एक कंपनी होती है। जितने आप शेयर्स इशू कीजिए, जितना पैसा आएगा वो ठीक है, जितना नहीं आएगा वो क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। कंपनी को कितना भी लॉस होने दीजिए, मुझे पैसा उतना ही देना जितना मेरे शेयर ऊपर, जितना शेयर्स का पैसा बाकी है। सेकंड आएगा बच्चों गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है बच्चों, गारंटी का मतलब होता है कि जब कंपनी वाइंड अप में जाएंगे, वाइंडिंग अप मतलब नॉट फॉर द इनिशियल फेज, ये था इनिशियल फेज वाला था। वाइंडिंग अप का मतलब जब एंडिंग फेज में, जब कंपनी बंद करने की बात आएगी, तो जो शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर तो नहीं कहेंगे इसे, मेंबर्स, तो जो कंपनी के मेंबर्स थे उन्होंने बोला था कि भाई साहब जब कंपनी वाइंड अप होगी तब हम इतनी गारंटी देंगे। मैंने 10 लाख, आपने 5 लाख, 50 लाख, किसी ने जितनी भी गारंटी दी है वो गारंटी आप कब एनफोर्स करोगे, ड्यूरिंग द वाइंड अप। क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था इसलिए उनको शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने बोला गारंटी दीजिए, तो हमने गारंटी दिया, तो गारंटी के बेसिस पे कंपनी बना दी। जब गारंटी के बेसिस पे कंपनी बना दी तो जब वाइंड अप होने आएगी तो वो गारंटी देना पड़ेगा आपको।
सर गारंटी मैंने 5 लाख की दी थी, कंपनी को 50 लाख लॉस हुआ। मैंने गारंटी 5 लाख की दी थी, कंपनी को लॉस 50 लाख हुआ था, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जितनी गारंटी दी उतनी मेरी लायबिलिटी है। तो इस केस में आपकी लायबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है। दोनों केस में जितनी शेयर्स की जितनी गारंटी की है। एंड तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, घर की असेट बेच सब बेचना पड़ता है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ। बट वैसा होता नहीं, आजकल ये कंपनी देखने को नहीं मिलती है। समझाइए, आपको ये एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलिए। तो ये प्राइवेट कंपनी का मैंने बता दिया था आपको। प्राइवेट कंपनी कभी भी जो पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकती, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाजू वाले इसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं वो सब मैंने आपके बाजू में नोट्स निकाल के दिए है। भाई साहब वो सेब इतना बड़ा दिख दिया है आपको, पता है, इतना बड़ा नोट्स बना के दिया है उन्होंने आपके मॉड्यूल में। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, पब्लिक कंपनी सेम मैंने बता दिया। आप सबसे खासियत बात क्या है ना, पहले के टाइम पे जब इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, तो उस केस में क्या हुआ करता था कि कंपनी अगर बनाना है प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए फॉर प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी बनाना है तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा था। आप कोई कैपिटल की जरूरत नहीं, इवन 100 रुपये से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टेटस रखते हैं, फाउंडर, सीईओ, को फाउंडर। भाई साहब कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपये, क्योंकि अभी कंपनी बनाना बहुत आसान हो गया है। कोई कैपिटल की जरूरत नहीं, नो मिनिमम कैपिटल, कोई बना सकता है भाई साहब। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने सब आपको बता दिया है, ये पॉइंट्स का टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर आप क्वेश्चंस रख सकते हो। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हो एग्जाम में वो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओपीसी का मैंने आपको डिटेल बता दिया कि ओपीसी कंपनी क्या होती है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो सब कुछ आपको दिया ना पॉइंट्स, ओपीसी क्या होता है, अब ये जो दिए देखिए यहाँ पे, माइनर ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, तो ऑब्वियस बात है बच्चा कैसे बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ सकता है। और ओपीसी आपकी सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं बन सकती, मतलब चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं बना सकते उसको, या इसको बैंक भी नहीं बना सकते, छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, देखिए एग्जाम में केस हुआ आता है बच्चों। और यार ना, एक मेंबर अगर फॉर एग्जाम्पल ओपीसी अगर मैंने बना दी ना, तो मैं और दूसरी कोई कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं फुल टाइम इसी में रहूँगा। तो अगर जो ओपीसी में मेंबर बना वो एक ही कंपनी को फॉर्म कर सकता है। बाकी केस में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी में आप उधर भी मेंबर हो, बाकी कंपनी में भी मेंबर हो, चल सकता है। बट ओपीसी में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप मेंबर हो तो बाकी कंपनी से मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि आपके ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है। और आपका जो नॉमिनी है ना, आपने नॉमिनी बनाया, वो नॉमिनी भी एक ही कंपनी में नॉमिनी होगा। फिर कहीं जाके कंपनी में अगर फॉर एग्जाम्पल मेंबर की डेथ हो गई तो नॉमिनी भाई साहब रहना चाहिए ना, नहीं तो नॉमिनी 3-4 जगह पे है और तीनों मर गए एक साथ। तो इसलिए ओपीसी का नॉमिनी बाकी केस में चल सकता है, बट ओपीसी के केस में जो नॉमिनी बनेगा, जो मेंबर बनेगा, वो सिर्फ एक ही कंपनी का बन सकता है और किसी दूसरे कंपनी का नहीं बन सकता। ठीक है, और ध्यान सुनना, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट, मतलब ओपीसी को अगर कन्वर्ट करना आपको पब्लिक में या प्राइवेट कंपनी में, तो कंडीशन क्या है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 साल कंप्लीट होने चाहिए आपके ओपीसी को फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, एक्सेप्ट अगर इनके ऐसा होगा आपका बहुत अच्छा बिजनेस चला। फॉर एग्जाम्पल आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुआ 50 लाख से ज़्यादा, पेड अप कैपिटल कितना बढ़ गया आपका 50 लाख से ज़्यादा, या तो यहाँ पे लिखा और मतलब ऑप्शनल, या तो आपका टर्न ओवर साल का सेल कितना होगा 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, तो 50 या 2 इससे ज़्यादा होगा है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक में भी या प्राइवेट में भी। तो देखिए बच्चों, अगर ओपीसी को आपको कन्वर्ट करना है, सर बहुत बहुत हो गया है, बहुत हमने छोटी कंपनी बना दी, अभी हमको बड़ी कंपनी करना है, प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी करना है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी थी हमारी, तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, कितना साल, 2 साल रुकना पड़ेगा। अगर 2 साल नहीं रुकना है आपको तो टेंशन मत लीजिए, बिजनेस इतना बड़ा लेके जाइए कि आपका जो पेडअप कैपिटल होगा पीयूसी वो 50 लाख से आगे लेके जाइए, या तो जो आपका सेल होगा मतलब टर्न होगा उसको 2 करोड़ रुपए से आगे लेके जाइए। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो भाई साहब ख़त्म, आप ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सर ये ओपीसी का मैंने आपको बता दिया है, ओपीसी का जो नॉमिनी होगा। अब देखिए बच्चों, जो नॉमिनी होगा, नॉमिनी जो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपको ओपीसी बनाना है तो एक फॉर्म जाता है नॉमिनी के लिए। कौन सा फॉर्म जाएगा बच्चों, अदर पर्सन्स नॉमिनी INC 32 स्पाइस, क्या लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी। अभी जो मेमोरेंडम होता है ना ओपीसी का, मेमोरेंडम मतलब इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसमें ओपीसी की पूरी डिटेल्स होंगी, तो वो कौन से फॉर्म में जाता है, INC 32 में जाता है, इसको स्पाइस ई फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ बच्चों, अगर जो
जिसको नॉमिनी बनाना है तो उसकी कंसेंट चाहिए एडवांस में, तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा, INC3। INC क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का INC निकाल दिया उन्होंने। तो INC32 फॉर MOA एंड INC3 फॉर द कंसेंट। INC3 फॉर द कंसेंट, क्या आपने कंसेंट ये उसको नॉमिनी बनाया तो उसके आपको INC3 में कंसेंट फाइल करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, मतलब जो मेंबर था वो पागल हो गया, मर गया, तो उस केस में जो नॉमिनी है वो आपका क्या बन जाएगा, जो नॉमिनी आपका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। तो सर ये अगर आपके OPC में कोई भी मेंबर्स या नॉमिनी चेंज हो जाता है तो आपको ROC को इन्फॉर्म करना है कितने दिन के अंदर, विदिन 15 डेज के अंदर। ROC कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी का डेटा मेंटेन करता है उसे ROC कहा जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहा जाता है, जो कंपनी का डेटा मेंटेन करता है। तो उसको कौन से फॉर्म में बताना पड़ेगा, सेम INC3 में बताना पड़ेगा, 3 में बताना पड़ेगा। एंड प्लस INC4 में क्या करना पड़ेगा बच्चों, INC4 में अनदर पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा, एक नए पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो INC3 कंसेंट के लिए, INC4 नॉमिनेट के लिए नए इंसान के लिए, एंड INC32 किसके लिए, MOA के लिए। तो ये 1 पर्सन कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों। और ये अगर देखिए INC343, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे। ये OPC का जो छोटा सा टॉपिक बचा है इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ये स्टार्टिंग पार्ट था, अगर आपको अच्छा लगा तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया है, तो अगर आपका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा नंबर ऊपर दिया है। एंड ये चैप्टर अगर आपको चाहिए 40% वाला विथ आंसर राइटिंग MCQ प्रैक्टिस, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं पूरा कंटिन्यू कर दूंगा। और एक टाइम फिक्स कर दूंगा, अगर व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा उसमें बच्चों को ऐड कर दूंगा, एक ग्रुप बना देंगे, नेक्स्ट 30 डेज तक पूरा CMA इंटर आपका क्लियर कर दूंगा। इतना बेसिक से बेसिक। आज मैं बहुत बेसिक पे गया क्योंकि आपका क्लास हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर। ठीक है, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, बट कल से अपन फिर वापस बेसिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि आपका 40 मार्क्स में इस बार क्लियर करने वाला हूँ सिर्फ 15 दिन के अंदर। और 4 बुक भी दूंगा ना, आप इतना मस्त, मतलब ये क्या पढ़ रहे हो आप मॉडल, चलो आपको दिखाई देता हूँ मैं। ये मॉडल क्या पढ़ रहे हो आप, टेंशन क्यों लेते हैं इस मॉडल का। मैं आपको इससे बेस्ट दिखाता हूँ, इससे बेस्ट दिखाता हूँ मैं आपको। आपको पढ़ने की टेंशन नहीं, क्या इतना पढ़ने बैठ रहे हो आप। एक मिनट, जो आपने, मैं अभी OPC इतना चिल्ला था ना आपको, OPC क्या होता है, OPC क्या होता है, मैं तो उसकी नोट्स दिखाता हूँ मैं आपको सिर्फ एक बार, आप खुश हो जाओगे। आप बोलोगे सर क्या है सर, आपने मज़ा आ गया। ये देखिए, ये मेरी चार्ट बुक है CMA इंटर की, OPC क्या होता है लिखा है पूरा, एक एक लाइन में अंडरलाइन बोल्ड ब्रिड सब किया, फोटो वोटो सब डाल दिया। क्यों इतना मॉडल पढ़ने की जरूरत है, क्या दिया, सब कुछ दिया मैंने। ये फॉर्म, स्पाइस, 32, INC4, INC3, सब कुछ दिया है, कितना ईजिली दिया है मैंने। क्यों मॉडल पढ़ना है, इतना अच्छा चार्ट बुक है मेरे पास। कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी आपके पास, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्या चाहिए, बहुत हो गया, घर का सुन लिया, सबका सुन लिया, पेरेंट्स का सुन लिया, अब नहीं सुनने का भाई साहब। मैं अटेम्प्ट, मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इस बार मैं CMA इंटर ऐसा पास होऊंगा था भाई साहब, बस खत्म। थैंक यू सो मच।